All right, Ji, welcome back in our second session. And we were talking about human capital and its assessment. And we discussed that human capital is basically a measure of the economic value of an employee's skill set. ठीक है कि उसके पास जो स्किल्स है, नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटीज हैं, आप उसको एक इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वर्थ, दैट वुड बी अनदर एक्सप्रेशन वी कैन यूज, वो आप एलोकेट करते हो। और इसी ह्यूमन कैपिटल डिस्कशन के तहत आप ह्यूमन के ऊपर जो पैसा लगा रहे हो उसको कॉस्ट काउंट करने की बजाय आप उसको इन्वेस्टमेंट काउंट करते हो। ओके, और नो डाउट कि उसी से रिलेटेड फिर आपका ह्यूमन कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कैलकुलेट वो किया जाएगा। So the concept of human capital recognizes, एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि the concept of human capital recognizes that not all labor is equal. ओके, अब तमाम वर्कर्स, तमाम एम्प्लॉइज, उनकी कैपेबिलिटीज एक जितनी नहीं है, एक जैसी नहीं है, एंड दैट द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी इंप्रूव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन देम। अब जिसके पास जो भी क्वालिटी सेट है, जिसके पास जो भी स्किल लेवल है, उसको हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं जब हम उनको अंडर लेकर जाएं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, इंप्रूव बाय इन्वेस्टिंग इन देम। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो पैसा आप उनके ऊपर लगाओगे, अगेन यहां पर कॉन्टेक्स्ट देखिएगा कि हम उसको कॉस्ट कहने की बजाय इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के साथ डील वो कर रहे हैं। सो द एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, अब इसको हम एक फाइनेंशियल टर्म्स में काउंट कर रहे हैं वर्ड को, have an economic value for employers and for the economy as a whole. Okay, so that is the concept of human capital। और human capital की इस theory को understand करके जहन में रखकर फिर हम देखेंगे कि इसका क्या impact और effect आ रहा है हमारे overall framework design के अंदर। इसी तरह बेटा, the next theory we need to talk about is basically talking about efficiency wage theory. Now the efficiency wage theory says that efficiency wage theory advocates paying your employees higher than the market wage for their role. Okay, so अब ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है कि आप मार्केट का जो एवरेज वेज रेट है इंडस्ट्री के अंदर, दूसरे कंपनी वाले जो वेज रेट दे रहे हैं, आप उससे ज्यादा वेज रेट वो दे रहे हो। The term first used by Alfred Marshall to describe the wage a firm would pay a worker to increase their productivity, such that the firm was indifferent between the low efficiency worker and the high efficiency worker. ठीक है, अब आपने ज्यादा सैलरी क्यों पे की, आपने ज्यादा वेज क्यों पे की? बिकॉज बेसिकली आप उनके प्रोडक्टिविटी रेट को ट्रिगर वो करना चाहते हो, और उस प्रोडक्टिविटी रेट को ट्रिगर करने के लिए फिल वक्त आप इस बात को इग्नोर कर रहे हो, आप इनडिफरेंट हो रहे हो कि आपके लो एफिशिएंसी वर्कर कौन है, आपके हाई एफिशिएंसी वर्कर कौन है। आप सबको मार्केट रेट से ज्यादा पे देकर मोटिवेट करने की कोशिश वो कर रहे हो। ठीक है, तो इफ सच अरेंजमेंट्स आर डन, सो दैट वुड बी नोन एज एफिशिएंसी वेज थ्योरी। अब इसकी किस कदर इफेक्टिवनेस है, ये किस कदर कामयाब है, किस कदर ये इसका फेलियर होगा, दैट वुड बी डेफिनेटली प्रूवन बाय द टाइम। ओके, इस पे आप शर्त नहीं बना सकते कि आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाओगे तो वो काम कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत तरह के रिसर्च एविडेंस आते हैं। एक केस स्टडी के मुताबिक एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जब सैलरीज एंड वेजेस को इंक्रीज किया गया तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर गई। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इसलिए डिक्लाइन कर गई कि पीपल स्टार्टेड फीलिंग एट ईज। ओके, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमारी तो सैलरीज बढ़ रही हैं, हमें तो बहुत इनकम आ रही है, हमारे तो बहुत सारी जरूरियात पूरी हो रही हैं, तो व्हाई वी शुड बी वर्किंग। Okay, तो ये mentality भी that is prevailing in the market, prevailing in the industry, and we have to be cautious about it. But as far as the theory is concerned, वो आपको मैंने बताया कि efficiency wage theory के मुताबिक this basically is advocating that pay more for getting more productivity. Another very interesting theory जो कि हमें baseline information provide करेगी related to the framework design, and that is talking about tournament theory. Now, according to the tournament theory, it is said that the tournament theory is the theory in personal economics, okay, used to describe certain situations where wage differences are based not on marginal productivity, but instead upon relative differences between the individuals. ओके, तो अब इस टूर्नामेंट थ्योरी के मुताबिक हम ये नहीं देखते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर कितना डिफरेंस और कितना इंक्रीज वो आ रहा है, हम ये देखते हैं कि लोगों के माबैन वो कितना डिफरेंस है, that
can be based upon the skills, that can be based upon the abilities, that can be based upon the contribution, that it can be based upon their knowledge, which is basically related to their education, experience, exposure. So many variables and so many considerations can be counted. लेकिन इसका मेन कंसर्न क्या है कि वेज डिफरेंसेस आर बेस्ड नॉट ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी but instead upon relative differences between the individuals. So that is basically the concept of tournament theory. Okay. अब इन तमाम theories के पस मंजर में there is another perspective which we discussed earlier in the slide of framework, and that was related to the principal agency theory. And as you all know, principal agency theory is basically related to the shareholders, maximization of the wealth of the shareholders, जिसमें के shareholder is the principal and the management of the firm are basically the agent. और agent का काम ये होता है कि वो shareholder की जो investment है, shareholder की जो wealth है, उसको उसका ख्याल रखे, उसको safeguard करे. Okay, और उसको maximize करने की वो कोशिश करे. Otherwise agency theory, agency problem can always take in. ठीक है. और अब इस कॉन्टेक्स्ट में अब एम्प्लॉइज का रोल बेसिकली क्या होगा कि हमें ये देखना होगा कि तमाम लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, हमने उनको उसमें से कितना देना है, कीपिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स एट द मैक्सिमम वैल्यू. ओके. अब सिर्फ ये वाली थ्योरीज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स और भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि जब आप एक रिवॉर्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हो, तो व्हाट आर द कंसिडरेशंस वी नीड टू बियर इन माइंड. सो अब वो जो बेसिक कंसिडरेशंस हैं वो हमने इस राइट अपर कॉर्नर में वो देखी. उसके अलावा एक यहां पर और भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस बॉक्स में, एंड दैट इज इक्विटी पे, equitable pay. You know, अब equitable pay is basically related to the equity theory, जिसमें कि हमने internal equity, external equity, इन तमाम बातों का भी ख्याल रखना है कि input output ratio of one worker should be in relation with the input output ratio of the other workers. अब वो other workers जो हैं वो within the organization भी हो सकते हैं, वो outside organization भी हो सकते हैं, और वो comparison point उसी शख्स का अपनी जॉब के हवाले से किसी और जगह पर जॉब के साथ भी comparison बन सकता है. So equity theory, उसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें यह भी देखना होगा फ्रेमवर्क डिजाइन करते वक्त कि इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पे क्या कह रही हैं, प्रिंसिपल एजेंसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, एफिशिएंसी वेज थ्योरी हमें क्या गाइड कर रही है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ने हमें क्या बताया, द एफर्ट बार्गेन, द टूर्नामेंट थ्योरी, द इक्विटेबल पे, इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट्स थ्योरेटिकल बेसिकली ग्राउंड्स हैं. उन सब को मद्देनजर रखकर हम बेसिकली करते क्या हैं, इन तमाम बातों का कंट्रीब्यूशन क्या है. इनके दो कंट्रीब्यूशंस हैं. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो कि यहां से हमारे पास दो एरो हेड्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं. एक एरो हेड जा रहा है टुवर्ड्स वैल्यू जॉब्स और दूसरा एरो हेड जा रहा है टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग प्रैक्टिसेस. ओके. सो अब ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस कैसे एस्टैब्लिश की जाएंगी, इसके बैकएंड के ऊपर कौन कौन सी थ्योरेटिकल सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए हमने ग्राउंड प्रिपेयर की है. दूसरी तरफ वो बात कर रहा है वैल्यू जॉब्स की. अब वैल्यू जॉब में जैसा भी आपको मैंने वर्ड यूज किया था, इंटरनली इक्विटेबल आपने कंपनसेशन एंड बेनिफिट देना है, फेयरनेस करनी है, जस्टिस करना है, और एक्सटर्नली भी अपने आप को कंपेटिटिव बनाना है. अब इंटरनल जस्टिस एंड फेयरनेस एंड एक्सटर्नल कंपेटिटिवनेस हम क्यों अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज यहां से अगर आप अब वैल्यू जॉब से नेक्स्ट पॉइंट देखो तो यहां पर एक डबल हेड हमें मिल रहा है विच इज अटैचिंग दिस बॉक्स टू द प्राइमरी एम्स. अब प्राइमरी एम्स दरअसल क्या है, प्राइमरी एम्स एक्चुअली वो एम्स हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मार्जे वजूद में आई, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड गोल्स हैं. ठीक है. सो प्राइमरी एम्स में वो जिक्र करता है, जब हम एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, कि वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स, कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, गोल्स वो क्या हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी, आपके ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी, आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी. तो हमें मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखना है. दूसरी चीज प्राइमरी एम्स में क्या शामिल है, डेवलप एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर. अब आपका यह भी जाहिर है कि एम होगा कि आपका जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल, उस कल्चर को भी प्रमोट एंड सपोर्ट वो किया जाए. एंड ऑब्वियसली जब हम कल्चर का जिक्र कर रहे हैं तो तमाम तरह आपकी जो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं, कल्चरल स्टडीज हैं, वो सब की सब यहां पर शामिल हाल हो जाएंगी कि अब आपने कल्चर को कैसे डिटरमिन करना है, कल्चर को कैसे मेजर करना है, आप कल्चर को क्या डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बेस करना चाहते हो,
आप होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस की तरफ जाना चाहते हो, आप कल्चरल नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग कल्चरल पर्सपेक्टिव में डेवलप करना चाहते हो कि वीक कल्चरल पर्सपेक्टिव में डेवलप करना चाहते हो, कल्चर को स्टडी करने के लिए आप किन डायमेंशंस को यूज करना चाहते हो, तो जाहिर है कि आपके प्राइमरी एम्स में जितना भी कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो सारे का सारा काउंट वो किया जाएगा। और कल्चरल पर्सपेक्टिव में जैसा आपको पता होगा कि हम दो बेसिकली मॉडल्स अपने बिजनेस स्टडीज में यूज करते हैं, एक आपकी डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मॉडल है और दूसरा आपका मॉडल उसको हम कहते हैं कल्चरल वेब। अब जब हम डायमेंशंस ऑफ कल्चर की बात करेंगे तो डायमेंशंस ऑफ कल्चर में जैसे पीपल ओरिएंटेशन, आउटकम ओरिएंटेशन, अटेंशन डिटेल, एग्रेसिवनेस, कोऑपरेटिवनेस, ये आपके सारे वेरिएबल्स, इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं ये आपके काउंट किए जाते हैं रिलेटेड टू डायमेंशंस ऑफ कल्चर। और जब हम कल्चरल वेब की बात करेंगे तो उसमें कल्चरल स्टडीज के हवाले से आपका पैराडाइम, आपकी स्टोरीज, आपके नॉर्म्स, आपकी वैल्यूज, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका स्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें जो हैं वो काउंट वो की जाती हैं। सो प्राइमरी एम्स में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली चीज आ गई आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स। दूसरी चीज आ गई कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कैसे स्टडी करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे सपोर्ट करना है। तीसरी चीज, रिवॉर्ड पीपल फेयरली अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दे क्रिएट। ठीक है, अब वैल्यू दे क्रिएट से रिलेटेड हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक आपका है वैल्यू क्रिएशन और दूसरा आपका है वैल्यू कैप्चरिंग। ठीक है, और वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू कैप्चरिंग जो है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके भी एक्सप्रेशन यूज करें तो दैट वुड बी नोन एज वैल्यू को क्रिएशन। ओके, सो अब ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू को क्रिएट कैसे करेंगी, वैल्यू को वो क्रिएट कैसे करेंगी, क्योंकि हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जब आप वैल्यू क्रिएशन की बात करोगे तो वैल्यू क्रिएशन के साथ साथ आपकी जो वैल्यू क्रिएशन कॉस्ट है वो भी काउंट होगी। और वैल्यू क्रिएशन कॉस्ट आपको पता है कि दो तरह की हो सकती है, इट कैन बी वैल्यू एडेड कॉस्ट एंड इट कैन बी नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। तो अब आपने इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि आप वैल्यू एडेड कॉस्ट पे फोकस रख सको और नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट को जिस कदर भी हो सकता है वो एलिमिनेट कर सको। ठीक है, अब ये नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट, इस तरह की बहुत सारी जो कॉस्ट है ये आपकी नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है जो कि वैल्यू क्रिएशन में आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। अब उस मकसद के लिए आप जस्ट इन टाइम, जिडोका, कानबान, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स को यूज वो करते हो। टीक्यूएम के बहुत सारे फैक्टर्स आपके, जस्ट इन टाइम के बहुत सारे फैक्टर्स आपके वो यूज किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके प्राइमरी एम्स हैं। और हमने इन तमाम चीजों के साथ एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट पैकेज प्लान्स हैं उनको एसोसिएट और कोरिलेट करना है। ठीक है, सो अभी तक हमारी डिस्कशन क्या हुई कि हमने एक तरफ इकोनॉमिक थ्योरी, प्रिंसिपल एजेंसी थ्योरी, एफिशिएंसी वेज थ्योरी, इनको देखा, दूसरी तरफ हम कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना, उसके प्राइमरी एम्स को विजुअलाइज कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू कैप्चरिंग की बात हो रही है। और साथ ही साथ हम इन तमाम चीजों के साथ, अगला पॉइंट देखिएगा ये प्राइमरी एम्स के बॉक्स में, कि वी हैव टू अलाइन रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस विद एम्प्लॉय नीड्स। और हमें यह भी देखना है कि लोगों को जो आप कंपनसेट कर रहे हो वो कंपनसेशन क्या उनकी जरूरियात को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहा तो वहां पर टर्नओवर, वहां पर एब्सेंटिज्म वो बढ़ जाएगा, लोगों का डिससैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप कर जाएगी, उनको ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर वो ड्रॉप कर जाएगा। सो इस तरह के बहुत सारे हमें बैकफायर्स वो हो सकते हैं। सो दो बातें हमने देखी, द बेसिक थ्योरीज एंड द प्राइमरी एम्स ऑफ द फर्म, और उसको हम कोरिलेट कर रहे हैं थ्रू वैल्यू जॉब्स, के जॉब की वैल्यू मेंटेन रखी जा सके ताकि इन लोगों को इंटरनल इक्विटी भी फील हो और एक्सटर्नल कंपेटिटिवनेस भी वो फील हो। इस सारे से क्या होगा, अब नेक्स्ट बॉक्स में देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है एंगेज पीपल, कि लोगों की जो एंगेजमेंट है कंपनी के साथ, जो इन्वॉल्वमेंट है कंपनी के साथ, जो लॉयल्टी है कंपनी के साथ, वो बढ़ेगी। सो अब लोगों की एंगेजमेंट को इंश्योर करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंगेजमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रखना है, हमें मोटिवेशनल थ्योरीज एंड मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स की अप्लाइड साइड को देखना है, हमें लोगों की कमिटमेंट को, लॉयल्टी को, एंथुसियाज्म को वो मेंटेन रखना है, so that people would love to work for us. ठीक है, we should be the employers of choice. ओके, तो अब एम्प्लॉयर्स ऑफ चॉइस अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें अपने सारे पैकेज प्लान को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स भी अचीव हो रहे हो और साथ ही साथ लोगों की मोटिवेशन, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, ये चीजें भी आपकी बेहतर हो रही हो।
अब लोगों को एंगेज कैसे करना है, इसके साथ आप देखिए कौन कौन से एरोज अटैच्ड हैं। पहला एरो हेड जो इसकी तरफ आ रहा है, दैट इज टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन थ्योरी, प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी एंड द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ वाबस्ता हैं, लोग आपके लिए काम करना पसंद कर रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई। अब उसमें ज़ाहिर है कि मोटिवेशन थ्योरीज में आपकी हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी भी आ जाएगी, मैक्लेलैंड 3 नीड फैक्टर्स भी आ जाएंगे, मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी भी आ जाएगी। तो जितने भी आपने मॉडल्स पढ़े हुए हैं वो सब के सब थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, मेनी मेनी थ्योरीज वुड बी कमिंग इन। ठीक है, एल्डरफर्ड्स ERG थ्योरी, देयर कैन बी सो मेनी थ्योरीज वी कैन बी टॉकिंग अबाउट, जो कि सारी की सारी मोटिवेशनल थ्योरीज लोगों को एंगेज, कमिट, मोटिवेट करने के लिए यूज की जा रही हैं। दूसरी तरफ लोगों की एंगेजमेंट, सेकंड एरो हेड आप देखिए जो नीचे से हमारे पास डेवलप कर रहा है, एंड दैट इज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में लोगों की रिकॉग्निशन, लोगों की लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लोगों को एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिस वर्क एनवायरनमेंट में उनके लिए काम करना आसानी क्रिएट कर रहा हो, जिसमें कि आपके पास एर्गोनॉमिकल एस्पेक्ट्स का मद्देनजर रखा जाए। अब एर्गोनॉमिकल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है मैन मशीन रिलेशनशिप या मैन मशीन मॉडल्स को डेवलप करना, या ऐसा वर्क सिस्टम डिजाइन करना जिसमें कि लोगों की सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन और जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं जो कि वर्क एनवायरनमेंट से क्रिएट किए जा रहे हैं। सो वर्क एनवायरनमेंट नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हमें दे रहा है, लोगों को रिकॉग्नाइज करना, लर्निंग एंड डेवलपमेंट नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हमें दे रहा है, और दूसरी तरफ हमने मोटिवेशनल थ्योरीज का सहारा भी लिया, जो कि अगर आप नेक्स्ट एरोस के साथ का देखो तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टोटल रिवॉर्ड। ठीक है, सो अब टोटल रिवॉर्ड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों को मिक्स करके हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, जिसको मैं एक वर्ड यूज के लिए और यूज करता हूं, पैकेज प्लान। ठीक है, okay, Gohar is asking me a question कि how will be the principal wealth be expanded or maximized, और सेकंड चीज हमें क्या देखनी है कि हम एम्प्लॉइज को वेल पे करें, और ऑब्वियसली हमने एट द सेम टाइम प्रिंसिपल की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना है। ओके, इन सब बातों को बेटा जब हम काउंट कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये तमाम फ्रेमवर्क्स कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट के साथ डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन हमें यह चीज भी देखनी होगी कि हम सिर्फ मैक्सिमम पे नहीं देंगे, मैक्सिमम से जो अच्छा एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो दैट वुड बी ऑप्टिमम पे। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं जब वो ऑप्टिमम पे दें रादर देन मैक्सिमम पे दें। अब ऑप्टिमम से क्या मतलब होता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल। अब बेस्ट पॉसिबल हम किस चीज को कहेंगे कि आपने अपनी पॉकेट भी देखनी है, आपने अपना जो सब्सिस्टेंस फंड है आपने उसको भी देखना है, आपने इकोनॉमिक हालात को भी देखना है, आपने इंडस्ट्री एवरेज कंपनसेशन पैकेज प्लान्स को भी देखना है, और उन तमाम बातों के लिए बेटा आपको मैंने शुरू में भी गाइड किया कि यू हैव टू मेंटेन इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल कंपेटिटिवनेस। ओके, तो ये वो चीजें होती हैं जो कि एम्प्लॉइज को इन हाउस सेटिस्फाई रखती हैं और बाहर आप कंपेटिटिव भी रहते हो, एट द सेम टाइम आपके जो वर्कर्स हैं वो अपनी अर्निंग्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स की जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ है उसकी तरफ भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो जा सकते हो। ओके, अब हमने जो अभी स्लाइड पर देखा टोटल रिवॉर्ड हम बना रहे थे, टोटल रिवॉर्ड में हमारे पास नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हैं, जिसमें क्या आपका कॉन्टिंजेंट पे है और बेनिफिट्स की बात की जा रही है। ओके, कॉन्टिंजेंट पे इसको हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिंजेंट पे बेसिकली आपकी एक ऐसी पे जो कि परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, वो प्रोवाइड की जाएगी, तो वो आपका फाइनेंशियल रिवॉर्ड का पार्ट होगा। सो ये सारी चीजें मिलजुल कर किसके साथ लिंक कर रही हैं। अब आप ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में देखिएगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है जहां पे लिखा हुआ है रिसोर्स बेस्ड व्यू। अब रिसोर्स बेस्ड व्यू हमें क्या बता रहा है, रिसोर्स बेस्ड व्यू हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि हम अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स के ऊपर वो फोकस रखते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए। ये बेसिकली हमारे पास दो स्ट्रेटेजिक मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, एक हमारा मॉडल कहलाता है रिसोर्स बेस्ड व्यू, दूसरा हमारा मॉडल होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल व्यू। अब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल व्यू के मुताबिक हम ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विच आर एक्सटर्नली इन द एनवायरनमेंट आपने उनको ढूंढना है, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को ढूंढने के बाद उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए और थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए आपने अपनी इंटरनल रिसोर्स बिल्डिंग वो करनी है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल व्यू।
जस्के बरक्स जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रिसोर्स बेस्ड व्यू का, उनका कहना यह है कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को ढूंढने की बजाय आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का कैथारसिस कीजिए। आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को सॉर्ट आउट करें और बेस्ड अपॉन कि आपके पास इंटरनली क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स हैं, आप एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को उनके मुताबिक ढूंढो। ठीक है, और जब आपको बेस्ट मैचिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं तो यू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज एंड देन यू एक्सप्लॉइट योर रिसोर्सेज, राइट। इसको हम कहते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू। तो यहां पर जब हम रिवॉर्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो योर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट रिसोर्स बेस्ड व्यू, कि जिसमें कि हम इंटरनल कैपेबिलिटीज, कोर कंपिटेंसीज, कंपैरेटिव एडवांटेजेस, इन सब चीजों को मद्देनजर वो रख रहे हैं। सेकेंडली, हमने ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की बात करनी है कि जो हमारे पास ह्यूमन वर्कफोर्स अवेलेबल है, जिसकी इकोनॉमिक वर्थ भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली मैनेज कैसे करेंगे। और जब हम मैनेज करने का जिक्र कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। उसी के साथ साथ हमारे पास एक बड़ा कंप्रीहेंसिव एचआर प्रोसेस एडवांटेज भी होना चाहिए, जिसमें कि आपकी एचआर पॉलिसी, एचआर प्रैक्टिसेस, इन तमाम चीजों की जो एग्जीक्यूशन है, जो फॉर्मेशन है, वो चीजें भी आपकी कंक्रीटली डिफाइंड और डिस्कस्ड वो हो। इससे क्या होगा? इससे आपके प्राइमरी एम्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। ओके, आप प्राइमरी एम्स की तरफ अब 4 में फ्लो शीट्स लेकर फ्लोज लेकर जा रहा हूं। एक आपकी थ्योरीज की साइड है, एक आपकी रिसोर्स बेस्ड व्यू, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एंड नेचर प्रोसेस साइड है, प्लस आपने लोगों को एंगेज करना है और आपने जॉब्स को वैल्यू करना है। आप इससे और नीचे चलिए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड के निचले बॉक्स में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब यहां पर यह चीज सोचने की होगी कि आपने फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ऐसे नहीं दे देने कि जी हम ज्यादा सैलरी देंगे तो लोग ज्यादा हमें काम करके दिखाएंगे। आपको यह भी तो देखना है कि परफॉर्मेंस कैसी है। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो ये सिर्फ लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है, यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस का भी जिक्र कर रहे हैं। सब ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज कितने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, टूल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स वो अचीव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड कितना है, ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिजेंसीज क्या क्या हैं। तो उन तमाम कॉन्टिजेंसीज को मद्देनजर रखकर आप अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स को डेवलप करोगे और उसके ऊपर बेस आप अपने नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को बनाओगे। इसी के साथ साथ जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से राइट साइड पर एक एरो फ्लो कर रहा है, इसके साथ लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। आपको यह भी देखना है कि बेस्ट रन प्रैक्टिसेस एक इंडस्ट्री के अंदर HPWS की वो क्या है। अब हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम, जैसा आपको पता होगा कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट रन प्रैक्टिसेस हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। अब उन बेस्ट रन प्रैक्टिसेस को भी हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों ने अपने आप को बेहतरीन सिस्टम्स के साथ एस्टैब्लिश वो किया, ताकि हो सके आप अपने HPWS को अपने लिए बेंचमार्क फ्यूचर के लिए वो कर लो। सो अब हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम भी कहां से ट्रिगर हो रहा होगा, उसके साथ नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड। आप स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड का मतलब क्या है? आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकली इंटीग्रेट करना चाह रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजेंटली इंटीग्रेट करना चाह रही है। और यहां पर वर्टिकल इंटीग्रेशन से मुराद है बिजनेस स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की हवाले से हम बात कर रहे हैं विद अदर एचआर स्ट्रेटेजीज फॉर टैलेंट मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय वेलबींग, इन तमाम चीजों को मद्देनजर वो रखा जाए। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लॉ में भी, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में भी आप जवाब दे, आपके खिलाफ कोर्ट प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, लेबर यूनियन के भी मसाइल हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भी वहां पर मौजूद है, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज भी मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स भी मौजूद हैं। तो ये बहुत सारा एक आपका मल्टीपल पर्सपेक्टिव सिनेरियो बनेगा, जिस मल्टीपल पर्सपेक्टिव सिनेरियो में आपको चीजों को विजुअलाइज करना है। अब ये जो आपका स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड है, जिसमें कि आपके इंटरनल इंटीग्रेशन हमने क्रिएट करनी है रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस की इन तमाम स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स के साथ, उसको क्या चीज ट्रिगर कर रही है, उसके साथ बेटा नीचे लिखा हुआ है कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स, जो भी गोहर भी पॉइंट कोट कर रहे थे कि यू हैव टू लुक एट इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में कल्चर, सेक्टर, टेक्नोलॉजी, पीपल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स, इन तमाम चीजों को और बिजनेस स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखना है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल ग्लोबलाइजेशन, मार्केट पे लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियंस, इन तमाम बातों को भी जहन में रखना है, सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशंस को भी देखना है। तो ये सारा जो एक फ्लो शीट हम यहां पर देख रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि आप एक होलिस्टिक व्यू में
एक पूरे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को वो विजुअलाइज कर सको कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन पैकेज प्लान एंड मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट एंड अटेनमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है। और इन तमाम फैक्टर्स में जहां पर जब हम इस तरह के आपके मैप्स ड्रॉ कर लेते हैं, जो अभी हम आगे चलकर एक और इसका एस्पेक्ट देखेंगे विच इज नोन एज स्ट्रेटेजी मैप। तो जब हम ये स्ट्रेटेजी मैप और फ्रेमवर्क्स डेवलप कर लेते हैं तो हमारे लिए कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाना, हमारे लिए बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना, हमारे लिए प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करना वो आसान हो जाता है। बिकॉज हम टिपिकली टेक्निकली डायरेक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी किस एरिया में कौन सा प्रॉब्लम वो आ रहा है और उस प्रॉब्लम को हल करने के हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके इस डायग्राम में वन बॉक्स इज स्टिल पेंडिंग विच इज मैनेज रिवॉर्ड विच इज टुवर्ड्स द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जिसमें हम रिवॉर्ड्स को प्लान करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये तमाम चीजें जो हमने प्लान की हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन इन सब के साथ टाई अप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। वन थिंग इज अगेन फॉर श्योर कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली उस वक्त इवॉल्व नहीं होती जब आप एक छोटी सी फैक्ट्री रन कर रहे हो जिसमें कि 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर देयर इज अ बिगर चांस कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस की आपको इतनी फॉर्मलाइजेशन की जरूरत वो नहीं होगी। लेकिन अगर उसी 2 की बजाय 2000 लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली आपको चीजों को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा, बहुत सी जगहों पर जवाबदेह भी होवोगे और आपको अपने आप को प्लान करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत से इंस्टेंसेस में यू वुड नॉट बी अवेलेबल विद द रेडीमेड आंसर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट यू टेक्निकली कॉल a reward management framework, जिसमें कि हमने थ्योरीज का जिक्र किया जो बैकएंड पर ऑपरेट कर रही हैं, हमने स्ट्रेटेजी का जिक्र किया, हमने लोगों को एंगेज करने का जिक्र किया, इन्वॉल्व करने का जिक्र किया, हमने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की एसोसिएशन का जिक्र किया, हमने मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट का जिक्र किया, हमने कहा कि हमने चीजों को इंटरनली एंड एक्सटर्नली इक्विटेबल बनाना है, हमने जस्टिस एंड फेयरनेस लेकर आनी है और इन तमाम बातों को ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक फ्रेम्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस प्लान है उसके पर्सपेक्टिव में आपने देखना है। और साथ ही साथ इस बात को इग्नोर नहीं करना कि ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स हैं जो सबसे नीचे स्लाइड पर दर्ज हैं उनमें क्या तब्दीलियां रूनुमा वो हो रही हैं। उन तब्दीलियों में मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, आपका कल्चर, सेक्टर, टेक्नोलॉजी, पीपल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट पे, लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियंस, इन तमाम चीजों को हमें सोचना पड़ेगा। यहां पर हमारा सेकंड जूम सेशन वो खत्म हो रहा है बेटा, आपसे मुलाकात होगी 2:05 पर। सो ज्वाइन कीजिएगा शार्प एट 2:05।